हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू और नेरी स्टडी। कैसे हैं आप सभी? मैं कल्पना स्वागत करती हूं आप सभी का नेरी स्टडी में। आशा करती हूं कि आप सभी बेहतर ढंग से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वीडियो आने में थोड़ी सी देर हो गई, इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ आप सभी से। लेकिन अब मैं वीडियोस को जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करूँगी क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। सो उस वजह से वीडियो लेट हो जाता है, पर मैं कोशिश करूँगी कि अब वीडियो लेट ना हो। तो मेरे आप लोगों से सभी से एक ही निवेदन रहता है कि आप सभी लोग मेरी स्टडी पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर तो ज़रूर किया करें और लाइक भी किया करें। और आपका जो मेरे लिए बहुत ही, आप कह सकते हैं कि बहुमूल्य आपका जो कमेंट होता है वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे भेजा करें कि आप लोग क्या सोचते हैं वीडियो के बारे में या क्या सजेशन आप देना चाहते हैं मुझे, तो वो आप वो भी मुझे दे सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी स्टडी को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा एक आज का जो उस आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है, वो एक क्वेस्ट है, छोटी सी कुछ लाइनें हैं जिसमें कहा गया है, विद अ न्यू डे कम्स न्यू स्ट्रेंथ एंड न्यू थॉट्स। जब भी कोई नया दिन आता है, नए दिन के साथ में क्या क्या आता है, नए दिन के साथ में एक नई शक्ति आती है और नए विचार आते हैं। तो जो भी बैड थिंग्स हैं, जो भी आज अच्छा नहीं हुआ, तो हम उसे कल बेहतर बनाएंगे क्योंकि कल हमारा एक नया दिन होगा और नए दिन की शुरुआत हमें अच्छी करनी है। तो जो हम अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं उसके लिए हमें प्रयासरत रहना है और अपने आने वाले दिनों को और बेहतर बनाते चलना है। तो प्लीज़ मेरी स्टडी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हिस्ट्री, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के लिए। अगर कोई भी टॉपिक आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ उसे मुझे ज़रूर बताएं। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जो कि है मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित। हमने अभी तक जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं मध्यकालीन भारत से रिलेटेड, वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं तुगलक वंश के पतन कैसे हुआ, कौन कौन से फिरोज शाह तुगलक के बाद उत्तराधिकारी बचे थे जो कि कमज़ोर शासक रहे होंगे, जिनके बाद तुगलक वंश का पतन हो गया। तो वो सारे के सारे तथ्य हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। जैसे कि हमने देखा था, तुगलक वंश की स्थापना की अगर बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव डाली। उसके बाद हमने देखा, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में अगर चर्चा करने का प्रयास करें तो तुगलक वंश के बारे में उनसे संबंधित एक तथ्य बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि सर्वप्रथम नहरों का निर्माणकर्ता कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक था। उसके बाद अगर हम बात करें तो आता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा, आप कह सकते हैं, दुर्भाग्यशाली व्यक्ति जिसके पास नॉलेज थी, विद्वान था, दर्शन का इतना बड़ा ज्ञाता था, लेकिन भाग्य ने उसका कभी साथ नहीं दिया। जो भी उसने प्रयास किए, जैसे सांकेतिक मुद्रा का हो या कराची का सैन्य अभियान हो, जो भी प्रयास उसके द्वारा किए गए वो सारे के सारे असफल होते चले गए। तो वो एक दुर्भाग्यशाली शासक बनकर हमारे समक्ष आया। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने चर्चा की थी फिरोज शाह तुगलक के बारे में। सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करता फिरोज शाह तुगलक, कुतुब मीनार का एक जीर्णोद्धार कराने वाला, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल को बनवाने वाला कौन? फिरोज शाह तुगलक। तो ये सारे तथ्य आप इसी तरीके से याद रख सकते हैं और याद रखने होंगे। अगर आप भूल गए ना तो इतिहास फिर आपके लिए सच में कठिन विषय बन जाएगा। तो फिलहाल बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारियों के बारे में। जब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई तो उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय जो था वो शासक बना। अब इस टाइम पे नाम आप कह सकते हैं ज़्यादा नाम होते नहीं थे, मुझे लग रहा, तभी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ऐसे नाम रख लेते थे। तो उसी में 2 जोड़ लिया, 3 जोड़ लिया, तो मतलब वो अलग व्यक्ति हो गए तो कैसी विडंबना थी। तो गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय जो था वो फिरोज शाह तुगलक के बाद राजा बना। इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही दुर्बल था और अयोग्य शासक व्यक्ति था। मतलब कि ये अपने शासन को सही ढंग से चला नहीं सका, इसने अपनी अयोग्यता का ही परिचय दिया। इससे पहले मोहम्मद खान, इसने भी कुछ प्रयास किया था शासक बनने के लिए, लेकिन क्या हुआ कि ये बन नहीं पाया शासक और इसकी हत्या कर दी कुछ ही दिनों में। और फिर शासक कौन बना? गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन वो भी अयोग्य थे, तो जाहिर सी बात है अयोग्य शासक ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं कर सकता। तो एक समय आया जब इसे भी सत्ता से हटना पड़ा। कहते हैं जफर खान का जो पुत्र था अबू बकर, जिनका नाम बताया जाता है, इन्होंने गयासुद्दीन द्वितीय की 1389 ईस्वी में हत्या कर दी।
हत्या की तो नौबत आनी ही थी, क्योंकि अयोग्य था ना, तो कब तक शासन करता रहता। तो कुछ लोग तो हो ही जाते ना खिलाफ, तो खिलाफ हो गए और इनकी हत्या कर दी। इसके बाद हमें देखने को मिलता है अबू बकर, कुछ दिनों का शासक। अबू बकर के बारे में अगर हम बात करें तो ये कुछ ही दिनों तक शासन कर पाया। इसके बाद क्या हुआ कि इनको सत्ता से हटा दिया गया। तो लगभग 1 वर्ष तक 1389 1389 से लेकर के 1390 तक इन्होंने बस इतना ही शासन कर पाया और मार के बैठे थे, पर कर कुछ भी नहीं पाए। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह का शासन। ये फिरोज शाह तुगलक के बाद जो उत्तराधिकारी बने, जिन्होंने कुछ वर्षों तक शासन को संभाले रखा, ये वो शासक थे। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद की अगर हम बात करें तो दिल्ली के कोतवाल, मुल्तान, समाना, लाहौर के अख्तादारों ने मोहम्मद शाह को गद्दी पाने में सहायता की, मतलब उनका साथ दिया, क्योंकि अकेले ये शायद निर्बल रहा होगा, ये इतना प्रभावशाली नहीं रहा होगा। तो इन लोगों ने इसकी सहायता की। जो भी कोतवाल थे दिल्ली के और लाहौर के अख्तेदार थे, ये सारे के सारे ऊंचे ओहदे के लोग होते थे और ये सारे के सारे जिसे भी चाहते थे राजा बना सकते थे या जिसकी भी चाहे सत्ता को गिरा सकते थे। तो इन्होंने नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह की मदद की और जिससे ये 1390 से 1394 तक शासन करने में सफल रहा। और इसके बाद समय आया, इनकी भी हत्या हो गई और मृत्यु के बाद कोई और शासक बनके हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। नासिरुद्दीन की बात करें तो नासिरुद्दीन, ये जो शब्द आप देख रहे हैं, ये मोहम्मद शाह की उपाधि थी। मोहम्मद शाह की उपाधि थी नासिरुद्दीन और ये उपाधि इन्होंने धारण कर रखी थी। आगे अगर हम बात करते हैं, इसके बाद शासक बना हुमायूं खां। अब ये हुमायूं मुगल वंश वाला हुमायूं नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये हुमायूं खां है, जो कि कौन है, जो कि तुगलक वंश का शासक है। इसकी बात करें, इसने उपाधि धारण करी थी अलाउद्दीन सिकंदर शाह की। अलाउद्दीन सिकंदर शाह की इसने उपाधि धारण करी थी। लगभग 3 माह तक इसने शासन किया। अब कई जगह पर दे रखा है 1 माह 16 दिन तक इसने शासन किया, कई जगह पर 2 माह के आसपास और कई जगह पर 3 माह भी इसका शासन दिखाया जाता है। तो कुल मिलाकर इनका शासन भी छोटा रहा और उपद्रव एक जो हुआ, विद्रोह हुआ, उस विद्रोह में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद शासक बना नासिरुद्दीन महमूद शाह। अब पहले जो हमने देखा था वो मोहम्मद शाह था और ये कौन है, महमूद शाह है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, महमूद शाह बाद में आया। और महमूद शाह इम्पॉर्टेंट क्यों है, बताती हूँ अभी क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि तुगलक वंश का वो कौन सा शासक था जिसके शासन काल में तैमूर वंश के जो तैमूर लंग था, मंगोल शासक तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। 1 नहीं 2 नहीं, हजारों बार ये प्रश्न पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट है, तो अभी भी पूछा जा सकता है। तो नासिरुद्दीन महमूद शाह, जिनका शासनकाल चला था 1395 से लेकर के 1412 ईस्वी तक, थोड़ा देख रहे हैं ना, लंबा शासन चला। इसका कारण था कि शायद उस समय परिस्थितियां थोड़ी इसके अनुकूल रही होंगी, इसके साथ रही होंगी, जिस वजह से ये शासन कर सका। और ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था, मतलब इसके बाद तुगलक वंश का अंत हो गया। 17 दिसंबर 1398 ईस्वी की बात है, दिल्ली पर मंगोल शासक तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। और ये बात बहुत बार पूछी जाती है कि जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था या दिल्ली पर आक्रमण किया था, उस समय शासक कौन था या किस वंश का शासन चल रहा था। तो तुगलक वंश का शासन चल रहा था और शासक कौन था, नासिरुद्दीन महमूद शाह, ये शासक था। सुल्तान जो था वो गुजरात भाग गया, ये डर गया, इसने सोचा कि मतलब अब शायद बच नहीं पाऊंगा, तैमूर लंग जैसा शासक आया है और ये भी मंगोल शासक है, तो मैं जो हूँ अब तो मुझे भाग जाना चाहिए। और ये वहाँ से भाग गया। लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में इसका जो वजीर था मल्लू खां, इसने इसे वापस बुलाया और सुल्तान की गद्दी पे फिर से बिठाया। तो आप देख सकते हैं वजीर ने इसका साथ दिया। अगर वो साथ ना देता और खुद शासक बन जाता तो शायद फिर दिल्ली सल्तनत पे हमें मल्लू खां का शासन भी देखना पड़ता। लेकिन वजीर ने यहाँ ऐसा नहीं किया और वजीर ने उसे वापस बुला करके गद्दी पर बिठाया। 1412 ईस्वी में मृत्यु के साथ तुगलक वंश का अंत हो गया। जैसे ही महमूद शाह की मृत्यु हुई,
तुगलक वंश का अंत हो गया और उसके बाद हम देखेंगे सैयद वंश का शासन, क्योंकि सैयद वंश का उसके बाद शासन प्रारंभ हुआ। और सैयद वंश के बाद लोदी वंश और उसके बाद हम क्या देखेंगे, मुगलों की भारत में एंट्री। किस तरीके से बाबर आता है, इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध होता है, बाबर क्यों आता है भारत में, क्यों आया, ऐसा क्या कारण था, क्या वो आया था या उसे बुलाया गया था, ये सारे के सारे तथ्य हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सैयद वंश बहुत बड़ा नहीं है तो मैं कोशिश करूंगी कि एक वीडियो में उसे खत्म कर दूं। फिलहाल ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा और आप लोग शेयर ज़रूर किया करिए। आप लोगों से हर वीडियो में मैं यही बात बोलती हूँ, तो प्लीज़ शेयर करते रहा करिए, क्योंकि आपको पता है कि ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलती हूँ, थैंक यू सो मच।